हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई थिंक बहुत बेहतर होंगे। और आपको पता है कि जैसे सेमेस्टर 5 में हमने मैथ में आपकी नैया पार लगवाई है, उसी तरीके से सेमेस्टर 6 में जो कि ऑब्जेक्टिव होता है इवेंट सेमेस्टर, आपको पता है इवेंट सेमेस्टर के बारे में जो कि ऑब्जेक्टिव रखा गया है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको कैसे पढ़ना है, कैसे करना कराना है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए पढ़ने के लिए, आपको अगर डिटेल में पढ़ना है या सिर्फ सेमेस्टर एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, वो सारी बातें, सारी गाइडेंस हम आपको यहाँ पे देंगे। और जैसे आपने पढ़ा है मुझसे तो जानते हैं, सेमेस्टर 5 तक आए हैं अगर आप और लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, है ना, या अफिलेक्टेड कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, तो आपने कहीं ना कहीं तो मुझे देखा ही होगा, है ना, ज़रूर देखा होगा। 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने पढ़ा ही होगा। तो और अलजेब्रा भी आपने देखी होगी मुझसे पढ़ के, वो चाहे सेमेस्टर 3 की रही हो अब की बार की, क्योंकि अब की बार सिलेबस चेंज हुआ था। तो जो 3rd सेमेस्टर में पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर हुआ करता था, वो 4th में कर दिया गया है ना। तो उसमें अलजेब्रा 3 बार आपको पढ़नी होती है। जैसे पहले सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है अलजेब्रा में, जैसे मैट्रिक्स एंड अलजेब्रा की अलजेब्रा पढ़ते हैं, ग्रुप थ्योरी वाला पोर्सन। जो 3rd सेमेस्टर में आप एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं। 5th सेमेस्टर में आप थोड़ी सी एनालिसिस वाला पार्ट पढ़ते हैं, मैट्रिक स्पेस जो होता है ना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, है ना। एनालिसिस भी एक्चुअली में अलजेब्रा ही होता है एक प्रकार का। और जो दूसरी हम बात करते हैं सेमेस्टर 6 एडवांस अलजेब्रा, जो कि हाइपर है ना। मुझे नहीं लगता कि ये, क्योंकि ये एमएससी का सिलेबस है, इसे बीएससी में डाल दिया गया है अब, तो उस हिसाब से अभी कोई पढ़ा रहा होगा, है ना। मान लो टीचर्स हैं बहुत सारे पढ़ाने वाले, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं 2-3 साल से इसको पढ़ा रहा हूँ, 2 साल से, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है बच्चों से बात करने का और उसकी समझ के बारे में परखने का, बाकी सारी चीज़ों के। तो आप जुड़िए और पढ़ना स्टार्ट करिए, नहीं तो अलजेब्रा वगैरह में फिर रट रटाने से काम चलता नहीं। तुक्के में अगर आप पास हो जाएं, एमसीक्यू है तो पास हो गए, अदरवाइज़ कहानी सही जाएगी नहीं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 4 वालों के लिए हमने जैसे बात की थी उसी तरीके से अब हम सेमेस्टर किस सेमेस्टर की बात करेंगे, 6 सेमेस्टर की। और हम सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स की बात करेंगे। मैथमेटिक्स, है ना, मैथमेटिक्स के बारे में हम आपसे बात करेंगे। क्लियर है। सेमेस्टर 6 में मैथ में कौन कौन से पेपर हैं, क्या कोई ऑप्शनल पेपर रहता है या कोर पेपर रहता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपसे डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो जैसे आप सेमेस्टर 6 में आ गए हैं, एग्ज़ाम हो गए हैं, आई होप एग्ज़ाम बहुत बेहतर गए होंगे, आप लोग रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, वो भी आ जाएगा, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो आपकी आगे की तैयारी है वो अभी से धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दीजिए, जो एग्ज़ाम तक जाते जाते बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, आपको बहुत आनंद आने लगेगा उसको करने के लिए। समझ पा रहे हैं ना आप, बहुत बढ़िया। अब देखिए इधर बात हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में जैसे कोर पेपर जो आपके रहेंगे वो 2 ही हैं, है ना। कोर पेपर आपके पास 2 हैं। कौन कौन से सर? एक आपका पेपर है एडवांस अलजेब्रा, एडवांस्ड अलजेब्रा, ठीक। और दूसरे पेपर की हम बात करें तो है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, ठीक। ये 2 पेपर आपके कोर हैं, ये सबको पढ़ना है जिनका मैथ्स है ना, जो 3rd ईयर में आ गए हैं और जिनके पास मैथ है। मान लो मैथ की जगह पे काफ़ी लोगों ने फिजिक्स ले ली होगी, तो उनकी बात छोड़ के जिनके पास मैथ है तो उन लोगों को ये 2 कोर पेपर पढ़ने ही पढ़ने। इसमें ऑप्शनल पेपर भी सर कुछ होता है, यस बॉस, ऑप्शनल पेपर भी होता है ना, ऑप्शनल पेपर। तो ऑप्शनल पेपर में क्या रहता है कि जिस भी कॉलेज में हैं आप या यूनिवर्सिटी में हैं आप, अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो दोनों पेपर ऑप्शनल के आपको पढ़ाए जाएंगे, है ना। वो अलॉट किया जाएगा 2 सेक्शन, PR1 PR2 जो भी सेक्शन बनाए होंगे यूनिवर्सिटी में, तो उसमें सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया जाता है कि किसको आप पढ़ना है पहला वाला ऑप्शनल पेपर, किसको पढ़ना है दूसरा वाला।
कॉलेज में ऑप्शनल पेपर की क्या कहानी रहती है कि कॉलेज में जो टीचर होता है उस टीचर को जो भी पेपर आ रहा होता है वो अपने हिसाब से पढ़ा देता है। ठीक, तो इसमें दो पेपर हैं ऑप्शनल। कौन कौन सा? एक एडवांस्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एडवांस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, एडवांस्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और बात हम करते हैं दूसरे ऑप्शनल पेपर की। जो दूसरा ऑप्शनल पेपर हम लोगों के पास में है वो है LPP, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन रिसर्च। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन रिसर्च। ठीक, चाहे आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलें या फिर ऑपरेशन रिसर्च, इन शॉर्ट हम इसको LPP कहते हैं। इन शॉर्ट हम इसको LPP कहते हैं। LPP का एब्रीविएशन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता है, या फिर हम इसको OR कहते हैं, ऑपरेशन रिसर्च। इसको हम एडवांस्ड ODE, इसको हम AD और ODE लिखते हैं ऐसे, एडवांस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसका एब्रीविएशन एडवांस्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। इसको हम लोग DGTA लिखेंगे, जहाँ भी DGTA की बात आती है इसको हम लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस बोलते हैं, इसका एब्रीविएशन। और एडवांस्ड अलजेब्रा, इसको हम AA बोलते हैं, एडवांस्ड अलजेब्रा। ये हमारे पास कोर पेपर हैं, जिनके पास भी मैथ होगा उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हर पेपर का सिलेबस होता है। हर पेपर में 4 यूनिट आपको पढ़ाई जाती हैं और 4 यूनिट से आपको क्वेश्चन बना के देता है। लगभग सेम वेटेज रहता है, क्योंकि MCQ है तो वेटेज सेम रखेगा और हर यूनिट से आंसर मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे जब 4 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं तो आपने 3 भी यूनिट बहुत बढ़िया तरीके से या इवन 2 भी यूनिट बहुत अच्छी तरीके से कर ली कि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। अगर उस यूनिट से आ गया है तो आप कर लेते थे। लेकिन MCQ में, यानी ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, इसमें आपको करना ही पड़ेगा, यानी पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप चारों यूनिट तक रीड आउट नहीं करते हैं या चारों यूनिट तक आप पहुंचते नहीं हैं, विजिट नहीं करते हैं, तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी और आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? थोड़ा सा पानी पी लूँ फिर बताता हूँ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सेमेस्टर 6 में मैथमेटिक्स की सिलेबस डिस्कशन टाइप से। हम इसमें आपको समझाएंगे और बताएंगे कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, कहानी क्या रहेगी। तो हम फिलहाल स्टार्ट करेंगे जो आपका कोर पेपर है, जिसको बोलते हैं एडवांस अलजेब्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इसकी शुरुआत आज की जाएगी। ठीक है, करते हैं। देखो, एडवांस्ड अलजेब्रा, एडवांस्ड अलजेब्रा। ठीक, हमें इसके बारे में करना है। अब हर पेपर को शुरू करने से पहले हमें ये जानना होता है कि इसके पीछे की कहानी क्या है। अगर उसकी स्टोरी के बारे में हम चीज़ें थोड़ी बहुत समझ जाएं तो हमें आइडिया लग जाता है कि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ें हम किस वे में, या रोड मैप क्या रहेगा, जो भी आप कहना चाहो उसे कह सकते हैं। ठीक, तो जैसे 4 यूनिट हमारे पास होती हैं एडवांस अलजेब्रा में। इससे हमने कई बार आपको समझा के रखा होगा कि जब भी हम बात अलजेब्रा की करते हैं, है ना, जब भी हम बात अलजेब्रा की करते हैं तो अलजेब्रा में आपको हम ये भी बताते हैं, है ना, GT के बारे में बताते हैं, ग्रुप थ्योरी, RT के बारे में बताते हैं जिसको हम कहते हैं रिंग थ्योरी। ठीक है, और FT के बारे में बताते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्या, फील्ड थ्योरी कहते हैं। ग्रुप थ्योरी हो गया, रिंग थ्योरी हो गया, फील्ड थ्योरी हो गया। LA के बारे में बताते हैं, है ना, जिसको हम लीनियर अलजेब्रा कहते हैं, है ना। इस तरीके से तो इन्हीं सब, ये जो अलजेब्रा हम लोग पढ़ते हैं, यही इन्हीं के आगे का जो पोर्शन पढ़ना है उसको हम AA में पढ़ेंगे, यानी एडवांस्ड अलजेब्रा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे 4 यूनिट होती हैं, है ना, इसका भी सेम कहानी है, इसमें भी 4 यूनिट होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 में क्या कहानी रहती है और हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हमको आइडिया लेना है। तो जैसे जब यूनिट 1 की बात करते हैं तो इसमें स्टार्ट होती है कहानी सीरीज ऑफ ग्रुप से। समझिए, बड़े आराम से समझाते हैं हम आपको।
इसकी कहानी होती है स्टार्ट सीरीज ऑफ ग्रुप से, सीरीज ऑफ ग्रुप, कि हमारे पास सीरीज ऑफ ग्रुप क्या होता है। जब बात सीरीज की आ जाएगी तो उसमें सीरीज के टाइप में हम आएंगे। सीरीज में कंपोजिशन सीरीज क्या होती है ना, नॉर्मल सीरीज क्या होती है, सिंपल सीरीज क्या होती है, कई सारी सीरीज बनेंगी, हमें उनके बारे में आपको बताना होगा और समझना होगा। ठीक, तो सीरीज ऑफ ग्रुप पढ़ेंगे। सीरीज ऑफ ग्रुप में टाइप होंगे, कंपोजिशन, नॉर्मल, बहुत कुछ हम आपको समझाएंगे। सीरीज ऑफ ग्रुप के बाद इसमें कुछ 2-3 थ्योरम होंगी। ठीक, थ्योरम में जैसे हमारे पास सेचर्स थ्योरम होती है, एक जॉर्डन होल्डर थ्योरम होती है ना, JST हम इसको लिख दे रहे हैं, जॉर्डन होल्डर थ्योरम। जॉर्डन होल्डर इनइक्वालिटी टाइप से हमारे पास रहता है। और जैसे हम इसमें ग्रुप की बात करते हैं तो सीरीज ऑफ ग्रुप के बाद हमारे पास सॉल्युबल ग्रुप आता है ना, क्या आता है, सॉल्युबल ग्रुप। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबल ग्रुप, निलपोटेंट ग्रुप है ना, निलपोटेंट ग्रुप, और सॉल्युबिलिटी ऑफ एसएन, और क्या आता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ एसएन। अभी जैसे एसएन वेसएन के बारे में आपको आइडिया नहीं है, हम समझाएंगे। हम सबसे पहले आपको यही कोर कहानी समझाएंगे और बताएंगे कि सीरीज ऑफ ग्रुप जैसे ये यूनिट हमको पढ़ना है तो उसमें क्या यूज़ होगा। ऐसा कुछ है जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं उसमें का यूज होगा, हाँ बहुत कुछ यूज होगा। तो उसमें क्या क्या कहानी यूज होने वाली है वो सारी कहानी के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो ये यूनिट 1 की कहानी। जैसे हमारे पास जो थ्योरम आती हैं, थ्योरम बहुत लेंदी होती हैं, उनका प्रूफ बहुत लेंदा होता है, लेंदी होती हैं। तो हम क्या करेंगे, उस हिसाब से उनको करेंगे, है ना। प्रूफ कराना कोई बड़ी बात नहीं है। जो हमारे पुराने लेक्चर हैं पूरा थ्योरेटिकल टाइप मैंने पढ़ाया है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक, अगर आपको थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़नी है तो यहाँ भी हम थ्योरी आपको समझाएंगे, लेकिन थ्योरी इस वे में कराएंगे ताकि आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच से क्वेश्चन को खट 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 कर सके। सेकंडों में तो नहीं कर पाओगे, दिमाग तो लगाने पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। जैसे अब बात आती है जैसे यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 में हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट अबेलियन ग्रुप से स्टार्ट होती। जैसे हम जब बात करेंगे किसकी, यूनिट 2 की, यूनिट 2 की जब हम बात करेंगे तो यूनिट 2 में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप से स्टार्ट करने वाले हैं। कहाँ से, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें भी हमारे पास फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, चलो यही लिख देते हैं। सबसे पहले हम इसमें फाइनाइट अबेलियन ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। फाइनाइट अबेलियन ग्रुप क्या है, और इसमें प्राइमरी डीकम्पोजिशन थ्योरम एक आती है, इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी डीकम्पोजिशन थ्योरम है ना। इनका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी डीकम्पोजिशन थ्योरम क्या होती है ना। और एक बेसिस थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेसिस थ्योरम के बारे में आपको जानना है। इनसे रिलेटेड लेमा भी आती हैं। ठीक है, लेमा, जैसे लेमा ऐसी चीज होती है जैसे बेसिस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए एक लेमा का यूज हम करेंगे, तो वो लेमा पहले बताएंगे। ठीक, ये हो गया। और जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में हमको जानना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, FSG टाइप से हम लिखेंगे इसको। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम। और इसमें हम डिवाइजर्स के बारे में जानेंगे कि डिवाइजर्स क्या होते हैं, और एलिमेंट्री डिवाइजर्स के बारे में जानेंगे, एलिमेंट्री डिवाइजर क्या होते हैं। ठीक, डिवाइजर्स, एलिमेंट्री डिवाइजर, फाइनाइट ग्रुप से रिलेटेड या प्राइम ग्रुप से रिलेटेड जितनी कहानी होगी उन सब चीज़ों को हम इसमें डिस्कस और डील करेंगे। अब जैसे हम बात करते हैं फील्ड थ्योरी की, है ना, जैसे यूनिट 3 और 4 जो होगा वो हम एक साथ में पढ़ाएंगे। जैसे यूनिट 3 एंड 4, यूनिट 03 एंड 04, यहाँ पे जो फील्ड थ्योरी आपने पढ़ी, यानी फील्ड थ्योरी पूरा है, यानी फील्ड थ्योरी का एक्सटेंशन वर्जन, यानी फील्ड क्या होता है, फिर एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड क्या होता है, स्प्लिटिंग फील्ड क्या होता है, फील्ड से रिलेटेड जितनी कहानी वो सब खत्म हो जाएगी, है ना। फील्ड एक्सटेंशन से कहानी स्टार्ट होगी,
फील्ड एक्सटेंशन से कहानी इसमें हम स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, गैल्वास थ्योरी तक जाएंगे, है ना, गैल्वास थ्योरी। इनकी यार कहानी बहुत बढ़िया है गैल्वास थ्योरी। ये 17 ईयर या 18 ईयर में, है ना, मतलब ये नहीं रहे, जो कि एक मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन। पता है इन्होंने जो अपना पेपर निकाला, यानी गैल्वा थ्योरी जिस पे लिखी, वो पेपर इवन पब्लिश नहीं हुआ। इनको पता ही नहीं कि हमारा पेपर भी चल रहा है और यहाँ पढ़ाया जा रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, है ना, इसकी महत्ता इतनी दे रहे हैं। मतलब इनका पेपर तो बाद में जब कोई प्रोफेसर देखने गए या बात करने गए तो इनके पेपर देखा वहाँ पे, फिर उसके बाद में पब्लिश हुआ। यानी कहने का मतलब ये जब नहीं रहे उसके 2-3 साल बाद इनका पेपर पब्लिश हुआ। इतने बड़ा, मतलब 17 साल की हूँ एज में। तुम सोचो हम लोग 17 साल तक तो 10th नहीं कंप्लीट होता है समझ पा रहे हो ना, 17 साल तक 10th 12th में हम लोग घुमा करते हैं। और ये गैल्वा थ्योरी दे गए जो कि फील्ड थ्योरी से इतना आगे है, जो कि MSc में पढ़ाया जाता था, अब मान लो BSc में आ गया है, सिलेबस इधर उधर किया है तब भी, है ना। तो कहानी सोच सकते हो, देखना, फिर टाइप करना गूगल क्रोम पे कि गैल्वा साइंटिस्ट के बारे में बताओ जो कि एक मैथमेटिशियन थे, तो आपको समझाएगा। क्या मतलब रोचक कहानी है इनकी, आपको मज़ा आ जाएगा देख के, ठीक। तो 3 और 4 में हम फील्ड थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक्सटेंशन ऑफ फील्ड पढ़ेंगे, है ना, अलजेब्राइक फील्ड क्या होती है, क्लोजर फील्ड क्या होती है ना, क्लोज्ड अगर फील्ड है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, और गैल्वा थ्योरी, आर्टेन्स थ्योरी, कई सारी इसमें थ्योरीज हम पढ़ेंगे और फिर इसको हम ख़त्म करेंगे, है ना। तो इसके अभी हम मतलब डिटेल में इसको क्या ही लिखें कि हर एक टॉपिक को ये पढ़ेंगे, बाकी वो देख लीजिएगा आप, हम उसमें डाल देंगे सिलेबस की क्या है इसका, ठीक है। और हाँ, अब जैसे आपको समझना ये है कि इसको पढ़ने के लिए हम कहानी कहाँ से स्टार्ट करें जो बहुत बेहतर तरीके से आप समझ पाएँ और जान पाएँ। देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमने आपको बताया 4 यूनिट, है ना, एडवांस अलजेब्रा 4 यूनिट में डिवाइडेड है, ठीक। अब 4 यूनिट में यूनिट 1 अपना समझिए, बड़े आराम से चीज़ों को समझना है। यूनिट 2 और यूनिट 3 और 4 एक ही में है, आप ऐसे ही मान लीजिए, यूनिट 3 एंड 4 ऐसे। अब जैसे यहाँ हमको स्टार्ट करना है सीरीज ऑफ ग्रुप से, सीरीज ऑफ ग्रुप से स्टार्ट करना हमको। तो सीरीज ऑफ ग्रुप पढ़ने के लिए आपको ये 100% श्योरिटी के साथ आना चाहिए कि व्हाट इज ग्रुप, ग्रुप के बारे में आपको आना चाहिए और इसके एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए, इसके एग्जाम्पल आने चाहिए। ग्रुप आने के बाद सब ग्रुप आना चाहिए कि व्हाट इज सब ग्रुप, सब ग्रुप के एग्जाम्पल आने चाहिए। सब ग्रुप आने के बाद आपको नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है इसके बारे में डिटेल में आपको आना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप। अगर ये बात आपको डिटेल में आ रही होगी, समझिए, ये समझ पाएंगे आप डिटेल में। अगर ये चीज़ डिटेल में अगर आपको आ रही होगी देन हम सीरीज की तरफ मुड़ पाएंगे, अदरवाइज मुड़ नहीं पाएंगे। नॉर्मल सब ग्रुप अगर आपको आ रहा है तो सिंपल सब ग्रुप क्या होता है ना, नॉर्मल पढ़ेंगे। नॉर्मल सब ग्रुप में जैसे आप जब नॉर्मल सब ग्रुप आ जाएगा आपको, तो नॉर्मल सब ग्रुप में आपको Zn के सारे नॉर्मल सब ग्रुप पता होने चाहिए, Q8 के सारे नॉर्मल सब ग्रुप पता होने चाहिए, जिसको क्वार्टरनियन ग्रुप कहते हैं, है ना। कंपोजिशन ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन रहता है, Zn एडिशन मॉडुलो n रहता है। इसके बाद K4 के सारे नॉर्मल, है नी, केलियंस 4 ग्रुप के सारे नॉर्मल सब ग्रुप पता होने चाहिए आपको। इसके बाद Sn जिसे हम परमुटेशन ग्रुप कहते हैं, परमुटेशन ग्रुप कहते हैं, इसके नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है, कैसे होते हैं, है ना। ऐसे होता तो बहुत कुछ है, एक Dn भी होता है डाईहेड्रल, है ना, एक ये भी होता है डाईहेड्रल ग्रुप। इसके बारे में अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ स्क्वायर से हम लोग निकालते हैं, लेकिन इन चारों के बारे में आइडिया होना चाहिए। एक यूनिटरी ग्रुप भी होता है, एक यूनिटरी ग्रुप भी होता है जिसको हम UN से डिनोट करते हैं, और इसके जो एलिमेंट होते हैं वो हम GCD लेते हैं, किसका, X और N का, जहाँ पे X की जो चॉइस होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और N तक जाती है, ठीक है ना।
एक्स और एन का जीसीडी आता है, ये यूएन यूनिटरी ग्रुप के नॉर्मल और के बारे में हमको पता होना चाहिए। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है कब, जैसे मान लो कि कोई ग्रुप है, जैसे इज देयर एनी ग्रुप जी, कोई भी ग्रुप है, तो ये ग्रुप साइक्लिक कब होता है, साइक्लिक होने की कंडीशन क्या होती है, उसके बारे में हमको आइडिया होना चाहिए। ठीक, साइक्लिक है तो ये इम्प्लीकेशन अबेलियन की तरफ देता है, तो कैसे होता है इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। इतनी बात अगर आपको पता होगी देन हम आगे बढ़ेंगे और इसके बाद आपको होमोमॉर्फिज्म के बारे में आइडिया देंगे। ठीक, होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, अगर होमोमॉर्फिज्म के साथ में 1-1 हो जाए तो कौन सी कंडीशन बनेगी, होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ ऑन टू हो जाए जिसको हम सर्जेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू को हम लोग क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव, तो कौन सी कंडीशन बनेगी, 1-1 को हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव, तो कौन सी कंडीशन बनेगी, और इसी के साथ साथ 1-1 प्लस ऑन टू अगर दोनों हो जाए और साथ में होमोमॉर्फिज्म भी रहे तो ये कंडीशन कहलाती है आइसोमॉर्फिज्म। इसके बारे में बहुत बढ़िया आइडिया आपको होना चाहिए, है ना। आइसोमॉर्फिज्म के बारे में अगर 100% का आइडिया आपका नहीं है तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो जितनी बात मैंने अभी लिखी है पहले मैं आपको इससे अवेयर कराऊंगा कि ये चीज़ है क्या, आपको करना कैसे है, समझना कैसे है, उसके बाद में हम कहानी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई समस्या आई थिंक इसमें होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। ये है अपना सिलेबस और हम कैसे पढ़ाएंगे, इतनी ये जो हमारा बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, मुझे ये 100% श्योरिटी के साथ पता है कि आपको आइडिया नहीं है इसके बारे में, तो हम इसको पहले आपको समझाएंगे, सिखाएंगे, देन उसके बाद हम कहानी आपको बताएंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम नॉर्मल सब ग्रुप की बात करने से पहले हमें बेसिक ग्रुप के बारे में आइडिया दे देते हैं जिनको हम लोग स्पेशल ग्रुप कहते हैं। और इन ग्रुप के बारे में जब आइडिया हो जाएगा तो हम उसकी नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ लेंगे। जब नॉर्मल हम पढ़ लेंगे तो होमोमॉर्फिज्म में कुछ नहीं रखा है, होमोमॉर्फिज्म के बारे में आइडिया दे देंगे, देन हम सीरीज़ ऑफ ग्रुप की तरफ मुड़ेंगे, तब आपको बहुत अच्छा कहानी समझ में आएगी। ठीक है, देखो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में तुमको नॉर्मल सब ग्रुप बता के, जो स्पेशल हमारे पास ग्रुप और सब ग्रुप हैं जो भी बनते हैं वो बना के सब कहानी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक, देखो कैसे। समझिए, सबसे पहले आपको जानना है सीरीज ऑफ ग्रुप पढ़ने से पहले सीरीज ऑफ ग्रुप पढ़ने से पहले सीरीज ऑफ ग्रुप सीरीज ऑफ ग्रुप पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में आइडिया देता हूं, फिर कहानी स्टार्ट करता हूं। ठीक, सबसे पहले आपको स्पेशल ग्रुप के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि ग्रुप वर्क कैसे करते हैं। अब मैं स्पेशल ग्रुप लिख रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप होते हैं, यानी ग्रुप होने की जो प्रॉपर्टी होती है लाइक क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये सेटिस्फाई करती है तभी वो ग्रुप है, अदरवाइज वो ग्रुप होगा ही नहीं। ये बात समझ पा रहे हो। तो स्पेशल ग्रुप में आपको सबसे पहले मैं समझाऊंगा व्हाट इज K4, फिर क्वार्टरनियन ग्रुप यानी Q8 के बारे में बताऊंगा, उसके बाद Zn के बारे में सिखाऊंगा, Zn के बाद थोड़ा बहुत आइडिया UN के बारे में मैं दूंगा आपको, उसके बाद थोड़ा बहुत Sn के बारे में बताऊंगा और फिर कहानी ग्रुप्स की ख़त्म करूंगा और इनके नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में आइडिया दूंगा। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं K4 की। सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, K4 की। तो जो K4 होता है इसके जो एलिमेंट लिखते हैं वो E, A, B और C, इस तरीके से इसके एलिमेंट लिखते हैं। ऑपरेशन इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, ऑपरेशन इसका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब समझते हो, है ना।
ऑपरेशन इसका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, जहाँ पे जो C है वो कुछ और नहीं AB का प्रोडक्ट होता है, जहाँ पर C है वो कुछ और नहीं हमारे पास क्या होता है, AB का प्रोडक्ट होता है। इस ग्रुप की खास बात ये है कि जो आइडेंटिटी का ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब जैसे आइडेंटिटी पे अगर 1 हम ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी ही आ जाएगा, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है ना। आइडेंटिटी का जो ऑर्डर होगा यानी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा आइडेंटिटी का 1 होगा। यहाँ K4 एक ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ G के बारे में बात करेंगे यानी K4 के ऑर्डर के बात करेंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं, तो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा। इसमें कोई भी एलिमेंट लिखा जाता है तो उसका ऑर्डर 2 रहता है। इज देयर एनी एलिमेंट राइटिंग इन K4, उसका ऑर्डर कितना रहेगा हमारे पास, 2 रहेगा। तो K4 के अंदर एक एलिमेंट को छोड़ के मतलब आइडेंटिटी को छोड़ के सारे एलिमेंट का ऑर्डर कितना होता है, 2 ऑर्डर का एलिमेंट रहता है। मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि ये होता क्या है, ताकि आप अवेयर रहें कि हाँ मैं कहीं पे K4 का एग्जाम्पल लिखूँ तो आपको ऐसा ना लगे कि हाँ ये मुझे आता नहीं। ठीक, तो जब हम K4 की बात कर रहे हैं तो इसमें हर एक एलिमेंट का आप हिंदी में लिख लो कि K4 में आइडेंटिटी को छोड़कर हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है ना। इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख लो, इन K4 एवरी एलिमेंट ऑर्डर 2 एक्सेप्ट आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी को छोड़ के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है। अब जैसे साइक्लिक ग्रुप होता है तो साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन ये होती है कि ग्रुप के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो। बड़े आराम से समझना कि ग्रुप के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो। इज देयर एनी एलिमेंट इन K4 में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, देयर इज अ नो एलिमेंट इन अ K4 such that order of alpha is a 4. Alpha is an element of K4. K4 में एलिमेंट आइडेंटिटी है, A है और B है और C है, यानी A B C का ऑर्डर 2 है, E का ऑर्डर 1 है, K4 का ऑर्डर 4 है। तो देयर ऐसे मैं लिख सकता हूँ, इसका मतलब मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ आपको कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अल्फा इन K4 such that order of alpha is equal to 4. So K4 is not a cyclic group. यहाँ से हमको ये बात पता चली जो K4 है वो साइक्लिक ग्रुप का भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि K4 के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिस एलिमेंट का ऑर्डर 4 हो, यानी ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो, इसलिए ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, जब हम K4 के सब ग्रुप के बारे में बात करेंगे, K4 के हम सब ग्रुप के बारे में बात करेंगे। सब ग्रुप का डेफिनेशन अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा। सब ग्रुप का डेफिनेशन ये कहता है कि कोई भी ग्रुप है उसके हम सबसेट बना रहे हैं और अगर वो सबसेट अपने आप में ग्रुप बन जाए देन उस सबसेट को हम सब ग्रुप बने कहेंगे उस वाले ग्रुप का। कहने का मतलब जैसे ग्रुप है, इसका मैं एक सब ग्रुप बनाता हूँ, एक सब ग्रुप में इसका आइडेंटिटी अकेला बना सकता हूँ, दूसरा सब ग्रुप मैं इसका बना सकता हूँ आइडेंटिटी के साथ ए एलिमेंट को लेके, तीसरा सब ग्रुप में इसका बना सकता हूँ आइडेंटिटी के साथ बी एलिमेंट को लेके, चौथा सब ग्रुप में इसका बना सकता हूँ आइडेंटिटी के साथ सी एलिमेंट को लेके। इस तरीके से मैं इसको बना सकता हूँ, ठीक। और पांचवा सब ग्रुप मैं इसका बना सकता हूँ इवन K4 को लेके, इवन K4 को लेके हम पांचवा सब ग्रुप इसका जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब समझिए और जानने का प्रयास करिए, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, हाँ K4 के बारे में बताया मैंने कि K4 हमारे पास अविलियन होता है।
अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप का मतलब अगर कोई भी दो एलिमेंट लोगे, जैसे ए डॉट बी करोगे तो बी डॉट ए आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। यही अबेलियन सब ग्रुप की हमारे पास क्या होती है, डेफिनेशन होती है। K4 अबेलियन होता है बट नॉट साइक्लिक। K4 साइक्लिक नहीं होता है। K4 अबेलियन होता है लेकिन साइक्लिक नहीं होता है। क्लियर है ये बात? बहुत बढ़िया। अब देखो, लेकिन K4 का खास बात ये भी है कि K4 में बनने वाला सब ग्रुप, K4 को छोड़ के उसके जितने सब ग्रुप हैं वो सारे के सारे अबेलियन हैं और साइक्लिक हैं। वो सारे के सारे अबेलियन हैं एंड साइक्लिक हैं। कैसे? जैसे आप H2 को देखोगे, H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ K4। तो जैसे जो एलिमेंट ये है, इस A का ऑर्डर 2 हमारे पास है, जैसे B का ऑर्डर भी 2 है, C का ऑर्डर भी हमारे पास 2 है, और जैसे H4 का अगर ऑर्डर देखो तो कितना है, 2 ही तो है। कैसे? इसके अंदर एक और दो एलिमेंट, काउंटिंग करोगे एक और दो एलिमेंट, एक और दो एलिमेंट। ऐसे आइडेंटिटी हमारा ऑलवेज ट्रिवियल सब ग्रुप होता है, और जो ट्रिवियल सब ग्रुप होता है वो हमेशा कैसा रहता है, साइक्लिक रहता है। ठीक है, ट्रिवियल में सिर्फ आइडेंटिटी की बात करते हैं। ठीक, अब समझो, ये बात हम इसलिए भी सिखा रहे हैं कि जैसे जो आपके पास ये H2, H3 और H4 है, और हमारे पास क्या है, H1 और हमारे पास क्या है, H5 है। एक H2 है, एक H3 है और एक H4 है, और हमारे पास एक H1 है और क्या है, H5 है। तो H2, H3 और H4 को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप। क्या कहते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप। क्या कहते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप। मतलब कोई भी ग्रुप है, उस ग्रुप को और उसके अंदर से जो आइडेंटिटी एलिमेंट का एक हम सब ग्रुप जनरेट करते हैं, इन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी रहते हैं हमारे पास सब ग्रुप, उन सबको हम प्रॉपर सब ग्रुप बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे हम बात H1 की कर लें एंड किसकी बात कर लें, H5 की बात कर लें, इसको हम लोग क्या कहते हैं, H1 और H5 को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। इम्प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक, आप समझिए, इम्प्रॉपर और प्रॉपर के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज कहानी गड़बड़ हो जाएगी। जो हमारे पास इम्प्रॉपर होता है उसी को हम ट्रिवियल भी बोलते हैं। जैसे इम्प्रॉपर सब ग्रुप लिखा है, ये नाम का बहुत इशू रहता है, ये नाम का इशू खराब नहीं होना चाहिए। जो इम्प्रॉपर सब ग्रुप है इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप। क्या बोलते हैं, ट्रिवियल। और ट्रिवियल के अंदर हमारे पास क्या आता है, अकॉर्डिंग टू डबल ए। डबल ए का मतलब हमारे पास क्या होता है, एडवांस अलजेब्रा में जब भी हम बात करेंगे तो इवन उस ग्रुप जो ओरिजिनल वाला होगा और आइडेंटिटी वाले को हम ट्रिवियल बोलेंगे, बाकी सबको हम क्या कहेंगे, ये सारे के सारे जो हैं इनको हम क्या कहेंगे, नॉन ट्रिवियल। हम क्या कहेंगे, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। हम क्या कहेंगे, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप के बारे में इसको हम बताएंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप कहेंगे। नेम पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे कहेगा कि प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऐसा बोलेगा, और कहेगा इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। तो चाहे वो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप बोलेगा या बोलेगा नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो लैंग्वेज में डिफरेक्शन नहीं आना चाहिए, है ना। तो इसीलिए मैंने इसको पहले ही समझा दिया। हर एक ग्रुप की खास बात ये होती है कि उसके सब ग्रुप का वेरिएशन, यानी सब ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट हो सकती हैं। कैसे? जैसे K4 के बारे में हमने ये जाना कि K4 अपने आप में अबेलियन है, लेकिन वो साइक्लिक नहीं होता है। क्यों? देयर इज़ नो एलिमेंट इन K4 हुज ऑर्डर इज़ 4, क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट K4 के अंदर नहीं मिलता है जिसका ऑर्डर क्या हो, 4 हो। तो K4 साइक्लिक नहीं होगा। लेकिन इसके सब ग्रुप की जो प्रॉपर्टी होती है, यानी जो प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं, वो
साइक्लिक भी होते हैं, अबेलियन भी होते हैं। क्यों? उसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जिसका ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है, यानी डायट सब ग्रुप जो हम लोगों ने क्रिएट करके रखा है, यानी बना के रखा है, वो क्या होगा? नॉर्मल होगा। क्लियर है? समझ में आई? ये सब एग्जाम्पल में मिलेंगे आपको, तभी मैं इतना टाइम लेके समझा रहा हूँ। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं K4 के बारे में। आपको आइडिया लग गया K4 के बारे में, आप ये जान गए दिस इज अबेलियन, है ना, बट नॉन अबेलियन, नॉट साइक्लिक। ये अबेलियन होता है पर साइक्लिक नहीं होता है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, एवरी प्रॉपर सबग्रुप ऑफ K4 इज साइक्लिक एंड अबेलियन। अगर कोई भी सब ग्रुप साइक्लिक है तो साइक्लिक का डायरेक्ट इम्प्लीकेशन होता है कि वो अबेलियन होगा। साइक्लिक का डायरेक्ट हमारे पास क्या होता है, साइक्लिक जो ग्रुप होता है, साइक्लिक डायरेक्ट हमारे पास क्या कहता है कि वो साइक्लिक वाला क्या रहेगा, हमारे पास अबेलियन रहेगा। दूसरी बात ये जानो कि अगर हम बात करते हैं अबेलियन की या साइक्लिक की, है ना, कोई भी सब ग्रुप या ग्रुप अगर वो अबेलियन है या फिर साइक्लिक है तो उसका जितना सब ग्रुप बनेगा, यहाँ समझो कि अगर कोई ग्रुप होगा, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है वो बताऊंगा। पहले ये देखो प्रॉपर्टी कि अगर जी हमारे पास कोई भी ग्रुप है और ये साइक्लिक है, साइक्लिक होगा तो 100% अबेलियन होगा, और ये साइक्लिक अबेलियन हो गया तो इसका हर एक सब ग्रुप नॉर्मल होगा, है ना। तो एवरी सब ग्रुप इज नॉर्मल, एवरी सब ग्रुप इज नॉर्मल। इसका हर एक सब ग्रुप कैसा रहने वाला है, नॉर्मल रहने वाला है। तो जो K4 है ना, एवरी सब ग्रुप ऑफ K4, क्योंकि K4 हमारा अबेलियन है, और अबेलियन अगर कोई भी ग्रुप हो या साइक्लिक ग्रुप हो तो उसका हर एक सब ग्रुप कैसा रहता है, नॉर्मल। ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल आएगी, है ना। तो एवरी सब ग्रुप ऑफ K4, सब ग्रुप ऑफ K4 इज नॉर्मल, है ना। तो इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमको ध्यान रखना है। तीनों प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको समझ के रखना है ना। ये वाली भी बात, ठीक। ये K4 के बारे में हमने आपको इतनी कहानी बताई। अब हम बात करते हैं K4 का जो नाम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसके बारे में भी जान लो, नहीं तो कहोगे सर कि है क्या K4 केलियंस 4 ग्रुप होता है ना। केलियंस 4 ग्रुप, केलियंस 4 ग्रुप। हम K4 का नाम जो होता है वो क्या होता है, केलियंस 4 ग्रुप से इसको हम जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं Q8 की। इसके बाद हम बात करते हैं Q8 हमारे पास क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्वार्टरनियन ग्रुप, क्वार्टरनियन ग्रुप, ठीक। जो Q8 का नेम है वो क्या है हमारे पास, क्वार्टरनियन ग्रुप। ऑपरेशन इसका भी हमारे पास क्या रहता है, मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन क्या रहता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक। ऑपरेशन भी इसका क्या रहता है, मल्टीप्लिकेशन। तो इसके जो एलिमेंट हैं वो लिखने के तरीके में क्या रहते हैं हमारे पास, +-1 +-i, क्या रहे हैं सर, हाँ थोड़ी देर, ठीक सर, ठीक सर। क्वार्टरनियन ग्रुप, ऑपरेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो Q8 के जो एलिमेंट रहते हैं +-1 +-i +-j और +-k, ये हमारे पास एलिमेंट होता है। तो टोटल एलिमेंट इसके पास कितने हो गए, 8, है ना। ऐसा आपको लिखा हुआ मिल सकता है या फिर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, 1 -1 i -i j -j k -k। जो लोग BSc हमारे यहाँ पढ़े हैं, हमारे यहाँ पढ़ने का मतलब है यानी जो लोग BSc LU अपडेट से पढ़े हैं,
ठीक, एलियो अपडेट से पढ़े हैं या एस्पायर मैथ का वीडियोस यूज करके पढ़े हैं, तो उनको आइडिया होगा कि ये जो ग्रुप आप लोग देखते हैं ना, ये 1 -1 i और i है ना, -i, ये ग्रुप पढ़ते हैं ना आप लोग, और कंपोजिशन टेबल से वगैरह वगैरह से इसको ग्रुप सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं ना, तो कहाँ से निकल के आता है वो सब लोग जानते हैं। क्वार्टरनियन के बारे में हमने बीएससी में भी यानी सेमेस्टर 1 में भी डिटेल में पढ़ाया है। ठीक, देखो जैसे 8 एलिमेंट होते हैं, तो यहां से हमको आइडिया मिला कि जो Q8 का ऑर्डर हो गया वो 8 हो गया। Q8 का ऑर्डर कितना हो गया? 8 हो गया। दूसरी बात देखिए, Q8 के ऑर्डर के बारे में आइडिया हो गया, बहुत बढ़िया। Q8 का ऑर्डर पता चल गया। जब ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो आइडेंटिटी 1 होगा, आइडेंटिटी का ऑर्डर ऑलवेज 1 रहता है। -1 को अगर हम 2 बार ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा कि एलिमेंट को हम कितनी बार ऑपरेट करें, जितनी बार ऑपरेट करते हैं वही उसका ऑर्डर होता है। अगर उतनी बार ऑपरेट करने पे वो आइडेंटिटी दे देता है तो इसलिए इसका भी ऑर्डर हमारे पास क्या रहने वाला है? 2 रहने वाला है। अब चाहे i को जब हम 4 बार ऑपरेट करेंगे, कैसे? i स्क्वायर रखोगे तो -1 होता है, i क्यूब करोगे तो -i आएगा, i की पावर 4 करोगे देन 1 आएगा। तो लीस्ट इंटीजर रखोगे, i की पावर 8 करोगे फिर भी 1 आ जाएगा। लेकिन हमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पे जब वैल्यू आइडेंटिटी के बराबर आ जाती है देन वो उसका क्या हो जाता है? ऑर्डर। तो हम चाहे i के ऑर्डर की बात करें या -i ऑर्डर की बात करें या फिर हम j के ऑर्डर की बात करें या -j के ऑर्डर की बात करें, सबका ऑर्डर 4 रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 4 रहने वाला है। तो यहाँ से क्लियरली विजिबल है, इज देयर नो एलिमेंट इन द ग्रुप, है ना। ग्रुप के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है ऐसा जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो? ग्रुप के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर क्या हो? 8 हो, है ना। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अल्फा, बड़े आराम से देखो, एनी अल्फा बिलोंग्स टू Q8 सच डैट ऑर्डर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 8। सो Q8 इज नॉट अ साइक्लिक ग्रुप। सबसे पहली बात हमको ये पता चली कि Q8 अपने आप में साइक्लिक नहीं होता है। There does not exist any alpha in the Q8, that means quaternion group, जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो, है ना, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका वो जो ग्रुप है वो साइक्लिक नहीं है। ये ग्रुप हमारे पास साइक्लिक नहीं है। जब भी हम Q8 की बात करेंगे वो साइक्लिक नहीं है। बात कर लेते हैं अब अबेलियन की। जैसे हमारे पास ये क्या होता है? i, यहाँ पे लिखो j, यहाँ पे क्या लिखो? हमें k लिखो। ठीक, तो आपको पता है कि i का जब प्रोडक्ट आप j से करोगे तो k आएगा, ऐसे जब j का प्रोडक्ट k से करोगे तो हमारे पास i आएगा, ऐसे चलता है ना। और k का प्रोडक्ट i से करोगे तो j आएगा। लेकिन जब इसको हम रिवर्स करते हैं, है ना, इसको जब हम रिवर्स करते हैं j डॉट i करेंगे तो हमारे पास -k आएगा, यानी ये आपस में इक्वल नहीं है। a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू b इंटू ए, क्योंकि इसकी वैल्यू k है, इसकी वैल्यू -k है, जो इक्वल नहीं होंगे। सेम तरीके से ये हमारे पास इक्वल नहीं होगा, क्योंकि k इंटू जे करेंगे तो -i आ जाएगा। a भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि i इंटू के करेंगे तो हमारे पास -j आएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो Q8 है वो नॉट अ अबेलियन ग्रुप, वो अबेलियन भी नहीं। कितना बढ़िया सीन है, वो हमारे पास अबेलियन ग्रुप भी नहीं है। तो होगा क्या? मतलब जो Q8 है, Q8 अपने आप में नॉन अबेलियन एंड नॉन साइक्लिक है। Q8 अपने आप में, इसको हम बोलेंगे नॉन अबेलियन एंड नॉन साइक्लिक। ठीक, Q8 अपने आप में क्या है? नॉट अबेलियन और नॉट साइक्लिक ग्रुप। Q8 के अंदर मतलब वो ना तो अबेलियन है और ना ही वो कैसा है? साइक्लिक सब ग्रुप। इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है, हमें उसके पास चलना है। देखिए मैं बताता हूँ। जब भी हम इसके सब ग्रुप की बात करेंगे, यानी Q8 के सब ग्रुप की बात करेंगे,
तो आइडेंटिटी -1 आई माइनस जे, है ना, और अरे आई माइनस आई जे माइनस जे के माइनस के इज दिस एलिमेंट ऑफ Q8। ठीक, जब भी हम बात करेंगे सब ग्रुप की तो H1 एक सब ग्रुप बनाएंगे जिसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट, एक हम H2 सब ग्रुप बनाते हैं जिसके अंदर हमारे पास 1 और -1 आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब 1। एक दूसरा सब ग्रुप बनाते हैं जिसके अंदर 1 -1 आई और माइनस आई ले लेते हैं, ये ग्रुप आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसी तरीके से एक हम और सब ग्रुप बनाते हैं 1 -1 के साथ j माइनस जे ले लो, सेम काम करेगा। इसी तरीके से हम एक और सब ग्रुप बनाते हैं 1 -1 k और माइनस के ले लेते हैं। इसी तरीके से एक और सब ग्रुप जो कि इवन मतलब लास्ट वाला हमारे पास क्या रहेगा, Q8 रहेगा। 6 सब ग्रुप हम लोगों ने Q8 के फॉर्म कर लिए। इन सारे सब ग्रुप की ये प्रॉपर्टी होती है, खास प्रॉपर्टी होती है कि एवरी सब ग्रुप, ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत जगह ये काम आएगा। एवरी सब ग्रुप ऑफ Q8 नॉर्मल सब ग्रुप, ये जितना सब ग्रुप है उसका हर एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा Q8 का। Q8 के अंदर आने वाले ये सारी प्रॉपर्टी यूजफुल हैं, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। Q8 के अंदर आने वाली हर एक सब ग्रुप वो सब के सब कैसे होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। सर नॉर्मल कर रहे हैं, नॉर्मल की डेफिनेशन भी बता दो, अभी बताते हैं। और दूसरी बात, जितने भी प्रॉपर हैं, प्रॉपर का मतलब जितने भी हमारे पास नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप हैं, प्रॉपर सब ग्रुप कहो या नॉन ट्रिवियल कहो, प्रॉपर कहो या नॉन ट्रिवियल कहो, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, साइक्लिक एंड अबेलियन, जबकि Q8 अपने आप में साइक्लिक अबेलियन नहीं होता है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एवरी प्रॉपर, है ना, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप बोलो या नॉन ट्रिवियल, है ना, प्रॉपर या फिर कहो इसको नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ Q8, सब ग्रुप ऑफ Q8, है ना। एवरी प्रॉपर या फिर नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ Q8 इज साइक्लिक एंड अबेलियन, साइक्लिक एंड अबेलियन। कैसे होंगे वो, साइक्लिक भी होंगे और कैसे होंगे, हमारे पास अबेलियन भी होंगे। जितने भी प्रॉपर नॉर्मल सब, नॉर्मल तो होते हैं, है ना, ये हर एक सब ग्रुप, इवन Q8 भी, Q8 अपने आप में नॉर्मल होता है। ठीक, कोई भी सब ग्रुप लेते हैं यानी कोई भी ग्रुप लेते हैं तो अपने आप में कैसा रहता है, वो नॉर्मल रहता है। क्लियर है। तो ये दो खास प्रॉपर्टी हैं इसकी, आपको याद रखना, हमेशा जीवन में भूलना नहीं है, नहीं तो सीरीज ऑफ ग्रुप में बहुत दिक्कत आने वाली। हम बात कर लेते हैं नॉर्मल की, है ना, हम बात कर लेते हैं नॉर्मल सब ग्रुप होता क्या है ना, नॉर्मल सब ग्रुप होता क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी एक ग्रुप है G, लेट कर लेते हैं, लेट G बी अ नॉन एम्प्टी, G बी अ ग्रुप, G ग्रुप है एंड H इज अ सबसेट ऑफ G, है ना, एंड H इज अ सबसेट ऑफ G, बी अ सब ग्रुप, बी अ H is a subset of G is called normal subgroup of G, normal subgroup of G, normal subgroup of G if for all x in G and small h in capital H such that x inverse belongs to H or x inverse hx belongs to H और xh is equal to hx। बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती हैं, है ना, इस तरीके से। देन H is called normal subgroup of G। तब हम H को G का नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे और H हमारे पास नॉर्मल होगा G में। वी कैन राइट लाइक दिस, दिस इज अ सिंबल ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप,
सिंबल ऑफ नॉर्मल। ठीक, ये जो है सिंबल होगा किसका, नॉर्मल का। तो कहने का मतलब कि हमारे पास कोई भी G नॉन एम्प्टी ग्रुप होता है और H G का सबसेट होता है, उसको हम नॉर्मल सब ग्रुप तभी कहेंगे G का हर एक एलिमेंट H का एलिमेंट हम लेंगे और उसके साथ H इनवर्स अगर हमारा पूरा पूरा H के अंदर बिलोंग कर जाएगा तो नॉर्मल होगा। या हम यूँ कह लें राइट कॉसेट लेफ्ट कॉसेट के बराबर होगा, देन वो नॉर्मल हो जाएगा, है ना। या हम यूँ कह लें कि क्लास निकालते थे, याद करो ना, क्लासेस आपने पढ़ी, क्लास इक्वेशन पढ़ा होगा। तो जैसे किसी सबग्रुप की क्लास हम निकालें, किसी सबग्रुप की हम क्लास निकालें और वो सबग्रुप के बराबर आ जाए, देन वो भी नॉर्मल होगा। कई सारी नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशंस आती हैं, फिलहाल मैं आपको यही समझा रहा हूँ और मैं एक आपको सिखा भी देता हूँ। जैसे हमने आपको Q8 के बारे में बताया, Q8 के लिए एग्जाम्पल हमने लिया +-1 +-i +-j और +-k, यही हमने बात की थी। एक कोई सबग्रुप हम इसका ले लेते हैं H1 -1 i और -i, है ना, -i। तो चेक करने का तरीका कैसे है कि H हमारा G में नॉर्मल होगा, G हमारे पास क्या है, Q8 है। शो करो कि H नॉर्मल इन G, कैसे करोगे, लिखा था कि ये डेफिनेशन होती है फॉर ऑल x इन G, फॉर ऑल स्मॉल h इन H सच डेट x इनवर्स बिलोंग कर जाए हमारा H के अंदर, देन वो H हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल होगा, कहाँ, G के अंदर। ठीक, तो जैसे x को अगर मैं, कोई कह रहा है कि सर आप J ले लो, ले ही लेता हूँ, और H को कोई कह रहा है सर आप I ले लो, चलो ले लेते हैं। तो आपको क्या निकालना है, x इनवर्स निकालना है। तो इस हिसाब से x की वैल्यू हमारे पास J है, H की वैल्यू हमारे पास I है, x इनवर्स का मतलब हमारे पास क्या आना चाहिए, J इनवर्स, हमें इसकी वैल्यूज निकालनी। ठीक, अब देखो जब भी हम बात करते हैं इसकी, यहाँ पे I और J और यहाँ पे क्या लिखते हैं K, तो J और I का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या आएगा, -k आएगा। J और I का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या आएगा, -k आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास J इनवर्स। J का हमारे पास इनवर्स क्या निकलेगा, है ना। अगर हम J के इनवर्स की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या निकलेगा, उसके बारे में आप बता दो। तो जैसे J को जब हम ऑपरेट करते हैं, J को हम ऑपरेट करते हैं, कितनी बार ऑपरेट करते हैं, 4 बार ऑपरेट करते हैं, तो J का कुछ ना कुछ तो इन्वर्स निकलेगा, क्योंकि भाई क्वार्टरनियन है, ग्रुप है, तो इन्वर्स की जब हम बात करते हैं तो कर ही लेते हैं। इन्वर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि फॉर ईच है ना, फॉर ईच अल्फा इन G सच डेट अल्फा इंटू, अगर बीटा हम करते हैं तो आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, यही डेफिनेशन होती है इन्वर्स की। तो जैसे हम अल्फा क्या ले रहे हैं, अल्फा हम J ले रहे हैं, J का इन्वर्स निकालना है, यानी J इन्वर्स हमको करना है, तो यहाँ पे हमें बीटा निकालना, आइडेंटिटी का मतलब हमारे पास 1 आ जाए। तो बीटा को हम क्या लें तब ये 1 आएगा, ऑब्वियसली बीटा को हमें J ही लेना पड़ेगा। देखो भाई, अगर इसको हम सॉल्व करें तो बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/J इन्वर्स, यही आएगा 1/J इनवर्स। तो ये हमारे पास बीटा क्या हो गया, J के बराबर ही तो हो गया, यानी बीटा को J ही लेना पड़ेगा। कहने का मतलब जो J का इन्वर्स होगा वो क्या होगा, J ही होगा। तो यहाँ से माइनस का K इंटू J आ गया। अब देखो K इंटू J करेंगे, यानी K इंटू J उल्टा करेंगे तो -i आएगा। क्या आएगा हमारे पास, -i आएगा। माइनस यहाँ से पहले से है और -i एक और आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, i आ गया। क्या ये देखो i हमारा H के अंदर बिलोंग कर रहा है, IH के अंदर बिलोंग कर रहा है। ऐसे आप यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठा लो, फॉर ऑल x का मतलब होता है कि x कोई भी ले लो, कहाँ से ले लो, ग्रुप से ले लो। और फॉर ऑल H का मतलब ये होता है कि H कोई भी ले लो, कहाँ से ले लो, इस वाले सब ग्रुप से ले लो। कोई भी एलिमेंट ग्रुप से ले लो, कोई भी एलिमेंट सब ग्रुप से ले लो, उन दोनों को जब x इनवर्स करोगे तो उसी के अंदर जाएगा, और उसके अंदर अगर जा रहा तो कहानी खत्म, पैसा हजम नहीं होगा। ठीक है, यानी का मतलब वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। और कोई भी ग्रुप हो तो वो अपने आप में नॉर्मल होता है। मैं आपको ये समझा दूं कि अगर G कोई ग्रुप है ना, तो इसके जो हम ट्रिवियल बनाते हैं, ट्रिवियल का मतलब एक आइडेंटिटी बनता है
और एक हमारे पास जी बनता है, तो आइडेंटिटी भी जी के अंदर नॉर्मल होता है और जी अपने आप में नॉर्मल सब ग्रुप बनाता ही बनाता है। नॉर्मल की बात कर ली तो सिंपल बहुत ज़्यादा यूज होगा, है ना। सिंपल ग्रुप क्या होता है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, है ना। कि जी को अगर हम सिंपल कह रहे हैं, बस हम बहुत आराम से समझा देते हैं, अगर हम जी को सिंपल कह रहे हैं तो जी देयर इज अ नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, है ना। मतलब जी के पास यानी सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी हो और जी, यही दो सब ग्रुप होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो बीच में सब ग्रुप मिलते हैं ये नहीं होनी चाहिए जी के पास, देन उसको हम सिंपल ग्रुप कहते हैं, है ना। देयर इज अ नो प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी, यानी जी के पास अगर कोई सब ग्रुप है तो सिर्फ दो हो, एक आइडेंटिटी वाला हो और एक खुद अपने आप में जी हो, देन वो हमारे पास क्या होगा, सिंपल ग्रुप होगा, अदरवाइज वो सिंपल नहीं होगा। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। अब जैसे हम बात करते हैं, ये नॉर्मल सब ग्रुप की बात हो गई, ठीक। सिंपल के बारे में, सिंपल का मतलब ये हो गया कि जी को अगर हम सिंपल कह रहे हैं तो उसके पास जो सब ग्रुप हो वो आइडेंटिटी वाला हो और खुद जी वाला हो, बीच में कोई सब ग्रुप ना आने पाए, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल ग्रुप, ठीक है। नॉर्मल की बात हो गई, बहुत बढ़िया। दो ग्रुप के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, किसके बारे में, K4 के बारे में पढ़ लिया और Q8 के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी Zn के बारे में। Zn जो होता है एडिशन मॉडुलो n होता है, जो Zn के एलिमेंट होते हैं वी कैन राइट 0 1 2 से लेके हम n-1 तक जाते हैं, n-1 तक जाते हैं। Zn जो होता है उससे हम फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे इसके बारे में, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जब भी हमारा आए, मतलब कल से स्टार्ट करेंगे तो सीरीज आप ग्रुप पे पहुंच जाएंगे, जो भी ज़रूरी वाली चीज़ होगी वहाँ पे हम आपको बताएंगे। ये हमारे पास क्या होता है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है। अगर जी कोई ग्रुप है और Zn प्लस n एडिशन मॉडुलो n के साथ हम बात कर लें, यानी Z प्लस के साथ में बात कर लें, तो इसको हम बोलते हैं फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप और इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ठीक। दिस इज इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जिसको हम Z प्लस कहते हैं, Zn प्लस को हम फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कहते हैं, ठीक। साइक्लिक होता है ना, इतना समझो, ये साइक्लिक होता है। अगर कोई भी ग्रुप साइक्लिक है तो ऑलवेज हमारे पास अबेलियन रहने वाला है, और अगर ये अबेलियन रहने वाला है तो इससे बनने वाला हर एक सब ग्रुप कैसा होगा, वो भी अबेलियन होगा, है ना। तो एवरी सब ग्रुप ऑफ Zn, है ना, अबेलियन। अगर इसका हर एक सब ग्रुप अबेलियन होगा देन, है ना, तो यहाँ से हमें ये इम्प्लीकेशन मिला, कौन सा इम्प्लीकेशन, कि हर एक सब ग्रुप Zn का अगर अबेलियन है तो अबेलियन जितने भी, मतलब अगर कोई ग्रुप अबेलियन है तो नॉर्मल है, उससे बनने वाला हर एक सब ग्रुप कैसा होगा, नॉर्मल। तो एवरी सब ग्रुप ऑफ Zn इज नॉर्मल, एवरी सब ग्रुप ऑफ Zn इज नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक। तो ये कहानी है इतनी, है ना। इतना आपको अगर आइडिया लग जाएगा तो बाद में जो भी चीज़ें आएंगी वो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसा होता है। थोड़ा सा और जान लो, थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि Sn ये हमारे पास परमुटेशन ग्रुप होता है। इसके बारे में थोड़ा आइडिया मैं दूंगा लेक्चर के बीच में ही, जब भी हमें मौका मिलेगा, जब भी ज़रूरत होगी इसकी। तो ये परमुटेशन ग्रुप होता है। तो जैसे मान लो कि कोई ग्रुप है और ग्रुप से लेके ग्रुप पे हम क्या करते हैं, 1 1 प्लस ऑन2, है ना, 1 1 ऑन2 जो मैपिंग डिज़ाइन की जाती है, इवन होमोमॉर्फिज्म तो मान लो, है ना, कलेक्शंस इनका बनाते हैं, जहाँ पे जी हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास एक ग्रुप रहता है, इनका एक कलेक्शन बना लेते हैं, इसी कलेक्शन को हम SX नाम देते हैं। X की जो चॉइस होती है वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इस तरीके से। यानी ये जो Sn आ जाता है ना, तो इसमें S1 आएगा, S1 में सिर्फ एक एलिमेंट आइडेंटिटी रहेगा। बात करेंगे S2 आएगा, S2 में सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट की चॉइसेस रहती है। कैसे, X के अगर एलिमेंट हम 1 और 2 ले लेते हैं ऐसे, तो जब चॉइस बनाओगे तो 1 और 2, 1 की इमेज 1 दे सकते हो, 2 की इमेज 2 दे सकते हो, एक 1 2 की इमेज 1 की 2 दे सकते हो, 2 की 1 दे सकते हो। तो इसके अंदर एक आइडेंटिटी रहेगा और एक 1 2 एलिमेंट रहेगा, जो कि साइकिल के फॉर्म में ऐसे हमने लिख दिया, ठीक। ऐसे जब हम S3 की बात करेंगे तो S3 के अंदर आइडेंटिटी आएगा, 1 2 आएगा,
और 1 3 आएगा और 2 3 आएगा और 1 2 3 और 1 3 2 आएगा, है ना, इस तरीके से। तो जैसे इसके अंदर जो S1 और S2 ये दो हमारे पास जो ग्रुप निकलते हैं परमुटेशन ग्रुप में, ये दोनों के दोनों हमारे पास साइक्लिक और साइक्लिक एंड अवेलियन रहते हैं। साइक्लिक है तो ऑब्वियसली अवेलियन है। ये हमारे पास फिर से कैसा आ जाता है, नॉन साइक्लिक आ जाता है। कैसा आ जाता है, नॉन साइक्लिक। लेकिन आप ये समझ सकते हैं S से N जो होता है SN AN होता है SN के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक, कब कब, जब n ग्रेटर देन हमारे पास कितना रहता है, AN हमारे पास SN के अंदर नॉर्मल रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे समझ लो n चाहे 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, लेकिन 3 से हम लेके चलते हैं, 1 से नहीं लेके चलते हैं। n हमारे पास ग्रेटर आर इक्वल टू जब 3 होगा तो हमारे पास क्या रहेगा, नॉर्मल सब ग्रुप। मतलब ये कहानी समझ लो। AN और SN के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दें। AN नॉर्मल होता है SN में, SN होता है परमुटेशन ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, है ना। SN हमारे पास होता है परमुटेशन ग्रुप, और AN जो होता है ये अल्टरनेटिंग ग्रुप होता है। अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है, अल्टरनेटिंग ग्रुप, जो कि कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ इवन परमुटेशन, कलेक्शन ऑफ इवन परमुटेशन, परमुटेशन। ठीक, मतलब ये कि कोई भी परमुटेशन ग्रुप है, परमुटेशन ग्रुप में इवन और ऑड परमुटेशन होंगे, वहाँ से इवन परमुटेशन का हम कलेक्शन लेते हैं, उस कलेक्शन से एक नया ग्रुप जनरेट करते हैं, उस नए ग्रुप का नाम होता है अल्टरनेटिंग ग्रुप, और अल्टरनेटिंग ग्रुप को हम AN से डिनोट करते हैं, और AN जो होता है वो SN में नॉर्मल होता है जब n ग्रेटर आर इक्वल टू 3 रहता है। दूसरी बात ये हमारे पास, जब भी हम बात करेंगे SN की, n ग्रेटर आर इक्वल टू 3, ये हमारे पास नॉन साइक्लिक एंड नॉन अवेलियन रहेगा, एंड नॉन अवेलियन। अगर ये साइक्लिक नहीं होगा तो हमारे पास अवेलियन कैसे हो जाएगा, उसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, ये तो हमने बेसिक आइडिया दे दिया, ये मान के कि आपको आता है। आगे से जब हम बताएंगे तो सीरीज ऑफ ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, और सीरीज ऑफ ग्रुप जो आपका पहला टॉपिक होने वाला है, और उसमें नॉर्मल, मतलब जितना आज बताया है मैंने, इसको थोड़ा आप डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि इसी सब चीज़ों का यूज़ है। और आप जुड़िए। हाँ, दूसरी बात, कोर्स जनरेट हो गया है, चाहे आपको मैथ्स पढ़ना हो, अब की बार आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप मैथ पढ़ना है तो सिर्फ मैथ लीजिए, अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आप सिर्फ फिजिक्स लीजिए, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो आप सिर्फ केमिस्ट्री लीजिए। समझ पा रहे हो? या आपको जियोलॉजी पढ़नी है तो आप सिर्फ जियोलॉजी लो, या बॉटनी पढ़नी है तो आप सिर्फ बॉटनी लो, ठीक है। या PCM का ग्रुप ले सकते हो, यानी तीनों सब्जेक्ट को ले सकते हो एक साथ में। ZBC भी आप एक साथ में ले सकते हो, है ना। ZBC का जैसे हमारे पास प्राइस कितना है, अब की बार 99 रखा गया है, इसका भी हमारे पास 999 प्राइस है, लेकिन उसमें 30% आपको ऑफ मिल जाएगा, तो हमारे पास लगभग 666 के आसपास पड़ेगा। ठीक, 66 आसपास के पड़ेगा, जिसमें आपको कोर फैकल्टी पढ़ाती है, आप जानते हैं। अमरीश सर मैथ पढ़ा रहे हैं, मैं भी मैथ पढ़ा रहा हूँ, अजय सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, है ना, शिवबली सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उनके बारे में आप सब लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और हाँ, अगर आपको चाहिए इसका इंडिविजुअल बैच तो भी हमारे पास आ गया है। आपको सिर्फ मैथ पढ़नी है, या सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है, या सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना है, तो उस बेसिस पे भी हम बात करते हैं। 399 का बैच, क्यों राहुल? 399 का ना, हाँ 399 का है, जिसमें आपको 25 से 30% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। तो ये भी हमारे पास 270 या 278 के आसपास पड़ेगा, ठीक। तो आप परचेज़ करिए। और LU अपडेट अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ से हुआ होगा, तभी आप सेमेस्टर 6 तक पहुँचें और हमसे जुड़े हुए हैं। तो अगर आप जुड़े हैं तो आप अपना फ़ायदा तो कर रहे हैं, तो अपने दोस्त का भी फ़ायदा करवाइए कि वो भी मैथ को सीखे, वो भी फिजिक्स को सीखे और केमिस्ट्री को सीखे, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में, वहाँ पे हम सीरीज ऑफ ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, और उसके बारे में आपको आइडिया देंगे कि हाँ ये क्या होता है और कैसे हम पढ़ेंगे। ये जो हमने बेसिक बातें आपको डिटेल में समझाई हैं, ये हैं तो ओल्ड बुक्स की, लेकिन ये चीज़ें अगर आपको आएंगी तो बेहतर तरीके से आप कर पाओगे, है ना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए और मौज तो कर ही लीजिए।